FMR was the new FMR. It is a Government of India initiative, which no government has ever done. Now, we want to formalize how many people are coming. From 31st December, we have mapped 42,000 people coming from across here. And biometrics have been taken. The biometrics have been shared with all the agencies. The Aadhaar card, the UDI, the ID, everything. Now we have some library. And in doing so, when the fence work comes, where we are the net security providers against all the challenges, and also now that the state of Mizoram also have by and large agreed to construction of fence. सर जय हिंद, मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल एक बेहद इंपॉर्टेंट इशू जिसके ऊपर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। बातचीत शुरू करने से पहले मैं सिर्फ अपने व्यूअर्स को इतना बताना चाहता हूं कि सर ने नॉर्थ ईस्ट में बहुत लंबा सर्व किया है और सबसे बड़ी बात कि सर ने असम राइफल में भी एज ए कंपनी कमांडर अपनी सेवाएं दे रखी हैं। अब मैं आगे बढ़ूंगा सर, क्योंकि असम राइफल से जुड़ी हुई खबर है। डीजी असम राइफल विकास लखेड़ा सर ने, लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा सर ने एक संबोधन में कहा कि यस 42,000 म्यांमार के लोग जो हैं वो भारत के अंदर घुसे हैं, लेकिन हमने उन्हें पहचान लिया है। बायोमेट्रिक पहचान हमने उनकी कर ली है और लोगों की भी तलाश की जा रही है। जिसके बाद एन वीरेंद्र सिंह जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं मणिपुर के, उन्होंने धन्यवाद भी दिया लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा को। लेकिन बड़ा सवाल सर, 42,000 लोग भारत के अंदर घुस गए सर सीमा पार करके, और अब हम उनको तलाश रहे हैं कि वो कहां पर हैं। क्या वाकई में इतना आसान है म्यांमार से भारत की सीमा में घुसना सर? जी, डीजी असम राइफल्स लेफ्टिनेंट लखेड़ा साहब ने जो बयान दिया है जी, ये इन्होंने बायोमेट्रिक्स के आधार पे दिया है, जो कि तो इनके पास रिकॉर्ड्स हैं कि दिसंबर से लेके अब तक 42,000 लोग यहाँ पर घुसे हैं, और ये नेबरिंग स्टेट्स जैसे कि मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल, जो आसपास की स्टेट्स हैं, वहां पर आके कुछ लोग तो वापस चले जाते हैं अपने स्टिपुलेटेड टाइम के बाद, और कुछ लोग वहां पे रह जाते हैं। और देखिए, ये एक फ्री मूवमेंट रजीम का हिस्सा है, जहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा 42,000 का वो बात आ रही है, उस पर भी आऊंगा मैं। मेनली आना जाना हिंदुस्तानी और म्यांमार के बीच में, क्योंकि ऐसे ट्राइब, सब ट्राइब्स, ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनकी शादी आपस में हुई है, और कुछ ऐसे घर भी हैं खासतौर से नागालैंड में, जहां पर एक घर में एक बेडरूम खुलता है हिंदुस्तान में तो ड्राइंग रूम खुलता है म्यांमार में। किसी का ड्राइंग रूम खुलेगा म्यांमार में तो किसी का इस टाइप से है घर। तो ये फ्री मूवमेंट रजीम है, जहां पर 10 माइल्स यानी कि 16 किलोमीटर की दूरी पे आपको आना जाना अलाउड होता है फॉर अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। एक परमिशन, एक चिट्ठी लिखते हैं गांव बूढ़ा से, विलेज सरपंच से, और आपको इजाजत मिल जाती है। अब कुछ लोग, अब उनको मॉनिटर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन टेक्नोलॉजी के आधार पे जिस तरीके से डायरेक्टर जनरल असम राइफल साहब, जनरल लखेड़ा साहब ने बताया है, तो इनको ट्रेस करना मुश्किल। बहुत लोगों ने मेरे को मैसेज किए बल्कि कि भाई क्या ये बात सच है। मैं कहा यार देखो डीजी साहब बिना फैक्ट्स के, बिना सबूत के तो कुछ बयान देंगे नहीं, और जो उन्होंने दिया है वो बायोमेट्रिक्स टेक्नोलॉजी के आधार पे दिया है। तो बिल्कुल ये चिंताजनक बात जरूर है कि 42,000 विदेशी, जो कि हिंदुस्तानी भी नहीं है, ये आकर हिंदुस्तान के अंदर घुस चुके हैं। जी जी, लेकिन ये बड़ा सवाल यही है, क्योंकि क्या वाकई में मुझे लगता है कि भारत की सीमाएं इतनी खुली हैं कि हजारों की तादाद में लोग घुस के आ रहे हैं, फिर हम उनकी बायोमेट्रिक पहचान कर रहे हैं, तो ये बड़ा चिंता का कंसर्न है। क्योंकि जिस प्रकार से म्यांमार के अंदर चाइना एक्टिव हो रहा है, जिस प्रकार से बांग्लादेश में पाकिस्तान एक्टिव हो रहा है, अब आप म्यांमार की सीमा को खुला नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं अगला पॉइंट, क्योंकि जब एफएमआर की बात आई, सरकार ने कहा कि हम एफएमआर को खत्म करेंगे। नागालैंड के नगाज ने और कुकीज ने बहुत ज्यादा विरोध किया। ऐसा क्यों सर?
क्योंकि बाकी तो चाहते थे कि भाई फेंसिंग हो जाए, एफएमआर हो जाए, खत्म हो जाए, लेकिन नागालैंड के नगास और कुकी, इन दो समुदाय ने खुलकर विरोध किया और भारत सरकार भी कहीं झुकती हुई नजर आ रही है उनके आगे। जी देखिए, बहुत लोग चाह रहे थे कि फेंसिंग हो जाए, बाकायदा पुख्ता फेंसिंग हो जाए, क्योंकि जी एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की भी एक पोएम है, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। हमारी चीन से आपत्ति यही है कि कोई जी फेंसिंग नहीं है। जैसे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो जी एक डिमार्केशन है, एक बॉर्डर फेंसिंग है। हिंदुस्तान और चीन के बीच में कोई फेंसिंग नहीं है, ये ओके बस परसेप्शन है। लाइन, अभी वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहलाता है। तो गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, ये एक पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। अब जी हिंदुस्तान और म्यांमार की अगर बात करें तो जी एक बॉर्डर जरूर है, लेकिन वो पोरस क्या, मतलब बहुत ज्यादा पोरस है। जी यहाँ तक के मोरे हिंदुस्तान के बॉर्डर पे पड़ता है, मणिपुर के, और यहाँ पर ओके है तमू। मैं वहां पर जी गया हूँ। तो बल्कि अगर आप, हम NH2 की बात कर रहे हैं क्योंकि आप नागालैंड की बात करी, तो नागालैंड से पूरा दीमापुर से लेके आगे तक चुमुक दीना दीमा, मेड्रिफेमा, घास पानी, कोहिमा, जखामा, फिर माओ गेट, फिर ज्वालामुखी, मरम, उसके बाद कंगपोकपी, सेनापति, मगदरी पोखरी, पूरे लिमाकोंग, इम्फाल, थोबैल, सोराबस्ती को छोड़ते हुए जी पलेल, टेक्नोपाल, मोरे। मोरे आता है बिल्कुल हिंदुस्तान के बॉर्डर पे, वहां पे आया है तमू। और ओके एक ब्रिज है, लाल और सफेद ब्रिज, हमारे टाइम पे था, अभी पता नहीं कैसे होगा वो ब्रिज। तो उस ब्रिज को, वहां पर तमू है, यहाँ पर हिंदुस्तान। तमू यानी कि ओ, म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है ये बमा, सॉरी। और तो बॉर्डर कुछ खास इनका है नहीं वैसे। अब क्या है कि बहुत ऐसी, इसमें आपको बताया कि बहुत से समुदाय हैं जिनकी इंटरमिंगलिंग मैरिजेस हुई हैं, शादियां हुई हैं, ठीक आना है। जाना है, अब ये वो। ससुराल तो तो जाना पड़ेगा सर, मायके बिल्कुल ससुराल तो जाना पड़ेगा अगर शादियां हुई हैं तो। बिल्कुल आपने सही बोला, जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन और क्योंकि दूसरी बात है बीच कि में चिंता का कारण ये भी कि कुछ लोग वेपन्स लेकर आ रहे हैं, कुछ लोग ड्रग्स लेकर आते हैं, परेशानी तो वहां से पैदा हो जाती हैं। आप जाइए वहां पे रहिए, 10 दिन रहिए, 15 दिन रहिए, कोई ऐतराज नहीं है, आप आपके रिश्तेदार हैं, लेकिन वापसी में ड्रग्स लेके आना, हथियार लेके आना, और जो मणिपुर में हुआ पिछले 1.5-2 साल के अंदर, हम सब ने देखा कि क्या कुछ हुआ, और उसके लिंक सीधे तौर पर जो चिन्ह थे म्यांमार के अंदर उनसे जुड़ रहे थे। कैसे देखते हैं सर? जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि म्यांमार के अंदर अभी मुसीबत है, ट्रबल है, जी मिलिट्री जनता, वहां पर कू हुआ था, तो जितने भी लोगों को कोई जानों का खतरा था, वो अपनी जान बचा के भागते हुए वहां पे अदल बदल जाएंगे। और बिल्कुल जाहिर सी सर। बात है, उसके बाद उनको सेफ हेवन दिखा हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान में आ गए। अब ओके बिल्कुल वेपन्स लेके, ड्रग्स लेकर अगर आए हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा खराब बात है। ये मतलब इट इज नॉट जस्ट इलीगल, और एक जुर्म भी नहीं है, बल्कि अनपार्डनेबल ऑफेंस है ये। कि भाई आप अपने मुल्क की गंदगी, आप अगर यहाँ से कोई भागते हुए आ रहा है, आप हिंदुस्तान जो कि पाक बिल्कुल साफ देश है, यहाँ पर आके आप कर दो, ये बिल्कुल बिल्कुल ये मंजूर नहीं है। अब देखिए, वहां के लोग, अगर आप देखिए, बहुत से वीडियोस हैं जो म्यांमार के वीडियोस हैं, वो सर्कुलेट हो रहे हैं कि भाई के मणिपुर के हैं, हिंदुस्तान के हैं, लेकिन है वो कुछ ऐसे हार्डकोर वीडियोस हैं जो कि म्यांमार के हैं। जैसे मैंने पिछले साल 2 एक साल पहले मैं देखा था, एक लड़की को गोली मार देते हैं रोड के ऊपर खड़े होके, और बहुत ही खराब, जी खराब हुआ। ये दरअसल था वीडियो म्यांमार का, ये सर्कुलेट हुआ फेक न्यूज के तौर पे कि ये मणिपुर का वीडियो, लेकिन मणिपुर का नहीं था। जी अब ये बात, चाहे चाहे ड्रग्स हो, चाहे हथियार हो, चाहे ये फेक वीडियोस हो, चाहे कुछ भी हो, अगर ये जब हिंदुस्तान में आते हैं, तो ये बिल्कुल एक चिंताजनक बात बिल्कुल इसमें जरूर है। और ठीक है। इसमें साफ इसमें कार्रवाई जरूर होगी, और होनी भी चाहिए इसके ऊपर, राजेश जी। चलिए, बस मेरा आखिरी पॉइंट है जो बड़ा इंटरेस्टिंग इस चर्चा का, क्योंकि हाल ही में तमाम ऐसी खबरें आई हैं कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट बांग्लादेश में म्यांमार के अंदर आईएसआई की बढ़ती जा रही है, और वहां पर कुछ जिहादियों की ट्रेनिंग भी चल रही है। क्या असम राइफल एक नए चैलेंज के लिए तैयार है? नॉर्थ ईस्ट में जो चैलेंज उल्फा, NSCN से, या जो PLA जो मणिपुर में है उससे हटकर सामने आने वाला है, यानी कि एक धार्मिक कट्टरपंथी उग्रवादी,
वो अब नॉर्थ ईस्ट में एक्टिव हो सकते हैं और उनकी हाथ कमान जो है पाकिस्तान संभाल सकता है, इस प्रकार की खबरें आ रही। असम राइफल तैयार है उसके लिए सर? असम राइफल्स जो है एक ऐसी अव्वल दर्जे की फोर्स है, अव्वल दर्जे की, वो हर चीज के लिए तैयार 24 घंटे। और जी हाँ, Okay. जो आपने खबरों की बात करी, बिल्कुल इसमें बहुत खबरें आई हैं कि पाकिस्तान का हाथ, क्योंकि बांग्लादेश से दोस्ती कर ली है अच्छी खासी, और जो अलकायदा है, इस तरीके से बहुत से टेररिस्ट आतंकवादी संगठन जी। अब ये ईस्ट की तरफ बढ़ रही हैं, ये बांग्लादेश की तरफ बढ़ रही हैं। वहां से हो सकता है, बिल्कुल ये बिल्कुल हो सकता है कि वो इन्फिल्ट्रेट करें या अपनी नापाक हरकतें नॉर्थ ईस्ट की तरफ से करें। और नॉर्थ ईस्ट के फ्रंटियर्स के जो गार्डियंस हैं, जो फ्रेंड ऑफ द हिल पीपल हैं, वो असम राइफल्स हैं। और इतनी जी। अव्वल दर्जे की फोर्स है, इसको आप रेगिस्तान में डाल दो, इनको आप पहाड़ों में डाल दो, इनको आप जम्मू कश्मीर में डाल दो। भाई मेरी खुद की बटालियन, राजेश जी, मेरी जी। खुद की बटालियन अभी जम्मू कश्मीर रह गई है तकरीबन 3 साल के आसपास। ओके। इन मेरे ऑफिसर को शौर्य चक्र मिला, मेरे यूनिट से, ओके। असिस्टेंट कमांडेंट साहब हैं, उनको शौर्य बहुत अभी मिला 15 अगस्त को, जी। शौर्य चक्र। जी। और उनको गवर्नर का पुलिस मेडल भी मिला, डीजीएसएमएफ से कॉम्पिटिशन कार्ड भी मिला, और बहुत ही अच्छा करके आई। और जो सीईओ साहब हैं हमारे 26 असम राइफल्स के, अव्वल दर्जे के जी। ऑफिसर हैं, ये कंपनी कमांडर भी रह चुके थे बाय द वे 26 असम राइफल्स में। तो जी। असम राइफल्स हर जगह पे, खासतौर से नॉर्थ ईस्ट की आपने बात करी, यहाँ पे अगर ये इन्फिल्ट्रेशन करने को अगर आएंगे तो तैयार है, मुंह तोड़ चलिए। जवाब देगी इनको, मुंह तोड़ चलिए। जवाब। असम राइफल ने गड्ढे खोद के रखे हैं दफनाने के लिए, क्योंकि भारतीय सेना में एक चीज और असम राइफल में एक चीज सिखाई जाती है कि दुश्मन कोई भी हो, AK-47 AK-203 की गोली जो है छेद बराबर करती है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जय हिंद सर, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू सर। जी, जय हिंद।